हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका एक न्यू जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। सी माई प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द प्लानिंग कमीशन और द इकोनॉमिक प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन के बारे में जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था, वो आप वीडियो देखना आपके लिए मस्ट हो जाती है इन ऑर्डर टू वी कैन से अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। वो ज़रूरी है कि आप अर्लियर वीडियो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। सो स्टूडेंट, जहां हमने प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी थी, तो हमने डिस्कस करा कि प्लानिंग कमीशन का मेन काम होता है 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करना ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन एक्चुअल में जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाती है, तो वो जो रिस्पेक्टिव हर 5 साल के बाद जो प्लान्स बनते हैं, वो जितने भी प्लान्स बने हैं और जो बनने का एक वी कैन से प्लान बनाया था, तो उसके पीछे क्या एक इंटेंशन थी, क्या एक विजन था। मतलब उन सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद सरकार क्या चाहती थी, क्या गोल्स था, क्या ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके, किस लिहाज से अपनी इकोनॉमी को बदलना चाहती थी, क्या वी कैन से ऑब्जेक्टिव थे जो सिक्योर करना चाहती थी, अचीव करना चाहती थी। सो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, जहां बात करेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान के गोल के बारे में नहीं पढ़ना, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनके रिगार्डिंग जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था उन सारे प्लान्स के रिगार्डिंग वो हमें डिस्कस करना है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लानिंग कमीशन अब डिसॉल्व हो चुकी है, इसके रिप्लेसमेंट में नीति आयोग आ चुका है। तो अब ये नीति आयोग जिस ईयर में आया उस साल तक और उससे पहले तक प्लानिंग कमीशन ने कितने प्लान बताए, तो मैं बता दूँ कि प्लानिंग कमीशन के अंदर सिर्फ 12 प्लान्स हैं, 12 5 ईयर प्लान, सिर्फ 12 5 ईयर प्लान। ओके, 12 5 ईयर प्लान्स किसने बनाए हैं? पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन ने। हालांकि ये जो 12th 5 ईयर प्लान है ये 2012 से 2017 तक चला। हालांकि जो प्लानिंग कमीशन है वो डिसॉल्व 2014 में ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई थी कि डिसॉल्व होगी, लेकिन करंटली जो 2012 से 17 का टाइम पीरियड चल रहा था उसमें 12th 5 ईयर प्लान पर काम चल रहा था। तो ये लास्ट 5 ईयर प्लान है जो प्लानिंग कमीशन के अंदर डील करा गया। फिर इसके बाद नीति आयोग ने हालांकि थिंक टैंक की तरीके से काम करना शुरू कर दिया। सो आज की वीडियो में हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे जो 12 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। उन 12 प्लान्स के पीछे या उनके थ्रू क्या एक विजन था, क्या एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योर करना चाहती थी। ओके, सो एक्चुअल में अगर हम गोल्स की बात करें, देखिए द वी कैन से टाइटल हैज़ टू बी वेरी क्लियर एज वेल। द गोल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वी कैन से ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, एक सॉलिडरी बेसिस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम एक कलेक्टिव बेसिस पर और एक कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर और अलग अलग आस्पेक्ट में एक्चुअल में डेवलपमेंट इंश्योर करना मकसद था 5 ईयर प्लान्स का। और एक्चुअल में उन्हीं मकसद को, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑल दिस इज द वी कैन से डिटेलिंग रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो हर एक 5 ईयर प्लान का मकसद था कि हर एक 5 ईयर प्लान एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्योंकि जब हम बात करते हैं, अगर ओवरऑल की बात करें तो कंट्री का एक विजन था, विजन विच इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म से कंसर्न था। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, विजन और एक पर्टिकुलर टर्म होता है मिशन। So vision is a long term phenomena as comparison to mission. Mission is something which is related to short term और medium term aspect, लेकिन vision क्या होता है जो long term से जनरली क्या है कंसर्न है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। सो आपको विजन, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। सो यू जनरली सेड कि आई वांट टू बिकम अ CA, CS, CWA एंड डिफरेंट कोर्सेज के रिगार्डिंग। हालांकि मैं इनके नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कॉमर्स के रिगार्डिंग सबसे रेप्यूटेड वीकेंड से जो कोर्सेज में काउंट करे जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, अब आप जैसे CA या CS करना चाहते हो तो उसके लिए बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पहले आपके पास जनरली जैसे कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो तो नहीं बताऊंगे, 10th के बाद आपने कॉमर्स ऑप्ट करनी है। तो इसके बाद आपने क्या रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा आपको ICAI से, ICSI से। देन आपने क्या करना पड़ेगा, जो सर्टेन स्टेजेस हैं दैट यू हैव टू क्लैरिफाई। 5 साल का टाइम पीरियड है। पहले आपने फाउंडेशन देना है, फिर IPCC इन केस ऑफ CA, फिर आर्टिकलशिप करनी है, देन आपने जनरल प्रोफेशनल एग्जाम देने हैं। तो क्या मकसद है कि आप फ्यूचर में एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपने मिशन बनाना पड़ेगा कि नहीं, ये मिनिमम 5 साल का है। आई हैव टू
complete this course, I have to we can say clear that particular stages in minimum time period, it is 5 years. तो आपने मिशन बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म कुछ आपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन वी कैन से फुलफिल योर इंटेंशन, और जो भी आपका ड्रीम है आप उसको वी कैन से कम थ्रू कर सको, अपने ख्वाब को, अपने सपने को. तो एक्चुअली में क्या है, विजन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट एज कंपेरिजन टू मिशन. तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि जब प्लानिंग शुरू करी गई कि जो एक सिस्टम को एडॉप्ट करने के बाद, जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम था उसको एडॉप्ट करने के बाद हमने देखा कि यस अब कंट्री को कैसे चलाना है, तो सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा. तो इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई, 5 ईयर प्लान बनाती है. तो एक्चुअल में उन सारे 5 ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना पहले ही सेट कर लिया था कि नहीं, द कंट्री वांट्स टू अचीव दिस, हम ये अचीव करना चाहते हैं, दीज आर द मेन प्रॉब्लम, और उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है हमें. फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, फॉर दिस द वी कैन से गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान. तो 5 साल के प्लान बनाए ताकि हम वी कैन से उन छोटे छोटे वी कैन से टर्म ऑफ प्लान्स की वजह से क्या कर सकें, जो अपना ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हम इजीली सिक्योर कर सकें. तो एक्चुअल में हर एक 5 ईयर प्लान एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए बशर्ते बनाए गए हालांकि, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हर वो स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान मदद करता है हमारी, ये मदद कर रहा था जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन था हमारी कंट्री का, ओके, उसको सेटिस्फाई करने के रिगार्डिंग. तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारी कंट्री का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म से कंसर्न मतलब विजन क्या था, ओके. और एक और बात स्टूडेंट, अगर आप हमारे नोट्स मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो नोट्स से हम आपको पढ़ाते हैं वही सेम नोट्स आप भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो अगर हम गोल्स की बात करें स्टूडेंट, तो गोल्स में सबसे पहले गोल आता है कि लॉन्ग टर्म जो विजन था कंट्री का वो था ग्रोथ से, बिकॉज वी नो वेरी वेल इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, वी हैव डिस्कस्ड वी कैन से अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन वी कैन से वी कैन से न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. जो हमने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो हम समझ चुके हैं कि द इकोनॉमी वाज इन अ बैकवर्ड पोजीशन, स्टैग्नेंट पोजीशन में थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी एंड सो ऑन. तो एक्चुअली में क्या है, व्हाई द कंट्री वी कैन से काउंट एज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्यों काउंट करा जाता है उसको, बिकॉज स्टैग्नेंट का मतलब कोई चीज़ जब रुक जाती है, जब थम जाती है किसी की स्पीड. तो कंट्री की जो ग्रोथ होती है, जो स्पीड है, वो किससे मेजर करी जाती है, जीडीपी से. और उस टाइम पर मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा कम थी, 0.5% थी. तो एक्चुअल में द कंट्री वांट्स टू एक्सेलरेट द वी कैन से ग्रोथ और द रेट ऑफ जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है विच इज नोन एज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. और यू नो वेरी वेल, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंट्री के अंदर फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. सो हम जानते हैं कि जब हम 1947 में हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम पीरियड में हमारी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, 0.5% थी. तो प्लानिंग इसीलिए करी गई कि हम सारे मौजूदा हालात को सही कर सकें, और इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करा गया कि हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ करनी है, हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है, ओके. जो एक अंडर डेवलप पोजीशन में थी उस वी कैन से रास्ते से हमें एक डेवलपिंग फेज के अंदर जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप डेवलप्ड वाले स्टेज पर चले जाओगे. एक पर्टिकुलर हिरार्की है, रास्ता है कि अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से फिर डेवलप्ड होगा. हालांकि अभी भी स्टिल हमारी कंट्री डेवलपिंग है इतने सालों के बाद भी, लेकिन एक्चुअली क्या था, एक विजन सेट करा गया कि हमें ग्रो करना है, ओके. ग्रो मतलब द गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द जीडीपी. गवर्नमेंट का मकसद था जीडीपी को बढ़ाना, और इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए हर एक 5 ईयर प्लान में काम करा गया. जीडीपी एक्चुअली जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो तीनों सेक्टर से आती है, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो. तो एक्चुअल में गवर्नमेंट जीडीपी को इंक्रीज करना चाहती थी. तो जीडीपी जब बढ़ेगी, जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब काम बढ़ेगा, ठीक है, जब एक्चुअल में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी सॉरी, तभी क्या हो सकता है, जीडीपी इंक्रीज होगी. और जितना तेजी से जीडीपी बढ़ती है उतना तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. इसीलिए जीडीपी को बेस्ट इकोनॉमिक रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है कि अगर हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट हमारे पास जो इंडिकेटर है वो रहता है हमारा जीडीपी. तो गवर्नमेंट का मकसद था जीडीपी को इंक्रीज करना, और हालांकि जीडीपी को इंक्रीज करने का काम पहले 5 ईयर प्लान से शुरू कर दिया गया था. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया. अब आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, ओके. तो जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से कंसर्न था, मतलब प्राइमरी सेक्टर से कंसर्न था.
ओके। प्राइमरी सेक्टर जो एक्चुअल में क्या है, वी कैन से अभी तक वी कैन से मोस्ट इंडिपेंडेंट या डोमिनेटिंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। उस टाइम पे तो 72 to 75% पॉपुलेशन हमारी क्या थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। तो हालांकि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो हमारी कंट्री के पास बहुत बेहतर फॉर्म में थी। हालांकि जो जहाँ हम लैक कर रहे थे वो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट थे और एक्चुअल में क्या है, फाइनेंस की शॉर्टेज थी। बट उसके अलावा जो और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा से हमारे पास काफ़ी वास्ट फॉर्म में प्रोवाइडेड थी नेचर के थ्रू ही। तो एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही इम्प्रूवमेंट करा गया एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर। ओके। इसके साथ साथ सेकेंड 5 ईयर प्लान में फिर सेकेंडरी सेक्टर पर काम करा गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काम करा गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में टर्शियरी सेक्टर पर फोकस करा गया। तो एक्चुअल में इससे ये पता चलता है हमारा कि जो विजन है, जो भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर एक स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान में काम होना ज़रूरी है और ऐसा हुआ भी। और एक्चुअल में ग्रोथ के लिए मेन मकसद था जीडीपी को बढ़ाना। जीडीपी कब बढ़ेगी, जब हर एक सेक्टर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बिकॉज जीडीपी सारे सेक्टर्स के परफॉर्मेंस या उनके आउटपुट या उनके फाइनल प्रोडक्शन का सबमिशन होता है। सो अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा गुड्स बनेंगे, टर्शियरी सेक्टर उसी बेस पे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज होगी, उतना ही ज़्यादा कंट्री हमारी मजबूत बनेगी, डेवलप करेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। ओके। सो ये एक मेन गोल था हमारी कंट्री का, दैट इज टू इंश्योर ग्रोथ। ओके। और ग्रोथ कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा ग्रोथ के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म विजन था कि इकोनॉमी को हमने मॉडर्नाइज बनाना है। ओके। मॉडर्नाइजेशन is related with technology, or you know very well because the term is very clear to we can say अंडरस्टैंड कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टेक्निकल इंप्रूवमेंट आना, टेक्निकल एडवांसमेंट आना, तकनीकी बेहतरी आना। ठीक है। जहां हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को बदलना, टेक्निकल इंप्रूवमेंट लेकर आना, इन्वेंशंस करना, इनोवेशंस करना। ओके। बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रोडक्शन बनाना अपनी इकोनॉमी के लिए, ताकि काम आसान हो जाए। ओके। काम भी आसान हो, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए। तो मॉडर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू रिलेटेड bringing the technical advancement in each and every aspect और in each and every areas, इससे कंसर्न है। तो मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज हम कोई भी सेक्टर देख ले अगर देखें, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने सारे सेक्टर की जो कंडीशन थी उनको गो थ्रू करा था, समझा था। तो चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो, हमारा टर्शियरी सेक्टर हो, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल बैकवर्ड थे। देयर वाज नॉट टेक्निकल इंप्रूवमेंट इन दैट इन ऑल द वी कैन से सेक्टर्स। जो हर एक इकोनॉमी के पिलर्स होते हैं वो काफ़ी वी कैन से वीक क्यों थे, काफ़ी कमज़ोर इसलिए थे क्योंकि हम टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके थे। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, सो देयर वाज नो वी कैन से कोई एक्चुअली इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ फार्मर्स मानसून पर डिपेंड थे, बारिश पर डिपेंड थे। कोई प्रॉपर इरिगेशन नहीं है कि जहाँ जब हमें फसल को पानी की ज़रूरत देने की हो तो उस टाइम पे हमारे पास एक स्टोरेज फैसिलिटी, डैम्स नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर ट्यूबवेल्स, पंप्स वगैरह नहीं थे उस टाइम पर। इसके अलावा जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, जो हमें क्या करती हैं, मशीन्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, नेटवर्क सिस्टम इतना अच्छा नहीं था हमारे पास। तो एक्चुअल में उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना था और उसके लिए टेक्निकल एडवांसमेंट की ज़रूरत थी। और ये हमारी गवर्नमेंट ने एक विजन, एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के बेसिस पर सेट करा, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम रातों रात या वीकेंड से कुछ ही सालों के अंदर हर एक एरिया में बहुत एडवांस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे था कि हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज बनाना है। जैसे बाकी कंट्रीज टेक्निकल एडवांस हैं, उसी लिहाज से हमने अपनी इकोनॉमी को भी उस राह में, उस टेक्निकल रूट की तरफ लेकर जाना है। ओके। अगर मैं इन्वेंशंस और इनोवेशन की बात करूँ टेक्निक के रिगार्डिंग, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हमारा एक प्रीडोमिनेटिंग सेक्टर रहा है। तो एक्चुअल में जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हम पढ़ते हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन का आता है। सबने आपने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, HYV सीड्स आई थी। तो मॉडर्नाइजेशन में मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जनरली HYV सीड्स का यूज आया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी नाम से ही पता चला है ऐसे बीज जो एक्चुअल में हमारी आउटपुट को, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स,
ये सारी चीज़ें जनरली क्या है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी और जिससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिला। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक फेलियर भी साबित हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम गोल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे आईटी सेक्टर है, आज के टाइम पे हम देखते हैं ना टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, बिकॉज इस पैंडमिक में सबसे ज़्यादा जो शुरुआत में चीज़ें ऐसा लगा कि नहीं सही नहीं हो रही, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर सारी चीज़ें, सारी ज़िंदगी जैसे हम जी रहे थे वैसे ही हो गई, क्योंकि सारी चीज़ हमें ऑनलाइन फॉर्म में मिलना शुरू हो गई। ओके, हम घर से नहीं निकल सकते थे लेकिन लोग हम तक आ सकते थे। हमें कोई चीज़ चाहिए, हमने ऑर्डर कर दिया। ओके, हालांकि आप कहोगे कि डिलीवरी जनरली एरियाज़ के अंदर रिस्ट्रिक्टेड थी, बंद थी, लेकिन जो एक्चुअल में क्या है, जो हमारे वी कैन से रिटेलर्स हैं, जो हमारे कॉलोनी या हमारी लोकेलिटीज़ में रहते हैं, आसपास हैं, जिनकी शॉप्स तो एक्चुअल में क्या है, उन्होंने भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि आप जनरली क्या करो, कोई भी सामान चाहिए तो आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो। सो ये भी तो आईटी से ही पॉसिबल है ना। इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ आप जनरल आईटी से ये समझो कि नहीं उनकी अपनी वेबसाइट है उसके थ्रू आप करो, नहीं, आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, कॉल करके बता रहे हो कि हाँ भैया ये सामान घर पर भिजवा दो। तो ये भी तो आईटी, ये भी तो टेक्नोलॉजी की देन है। ओके, आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, चाहे आपकी स्कूल की क्लासेस हो, एक्चुअली आपकी कोचिंग क्लासेस हो, आपको घर बैठे बैठे मिल रही है। किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की वजह से। तो ये भी तो मॉडर्नाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, चलिए, इसके अलावा इकोनॉमी को ग्रो करना इन वी कैन से इंक्रीजिंग या बाय इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर्स। इसके अलावा हर एक सेक्टर को मॉडर्नाइज बनाना ताकि कैपेसिटी प्रोडक्शन की इंक्रीज हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और हम तकनीकी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकें। मॉडर्नाइजेशन जरूर था। इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस का भी एक विजन था। अच्छा, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बनना। तो हमारी सरकार मतलब एक्चुअल में क्या है, जो गवर्नमेंट चाहती थी और कंट्री को ज़रूरत थी कि हम एक्चुअल में जो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट है वो अभी बड़ा बहुत चल रहा है। तो लेकिन ज़रूरत हमें शुरू से ही रही है कि हम आज़ादी तो हमें मिल गई 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगह पर आज भी गुलाम हैं, आज भी फ्री नहीं है, फुली फ्री नहीं है। तो हाईली रिक्वायरमेंट है कि हम हर एक लिहाज से इंडिपेंडेंट बने, एटलीस्ट उन चीज़ों पर तो हम निर्भर वी कैन से आत्मनिर्भर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए हो सकते हैं, जो हमारी शुरुआत से ही एक पहचान रही है, शुरुआत से ही जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा वी कैन से एडवांस रहे हैं उन सारी चीज़ों में। जैसे सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ गवर्नमेंट का इन पहलुओं से था कि जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री पर क्यों इतना डिपेंड हो रहे हैं, अगर जो चीज़ें हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको बाहर से ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। फालतू में आप इम्पोर्ट कर रहे हो, इससे आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज जनरली आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। फिर एट अ टाइम हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी कंट्री क्या हो, सेल्फ रिलायंट बने, इंडिपेंडेंट बने, एटलीस्ट वो चीज़ें ना खरीदें जो हम अपने कंट्री में खुद अपने बलबूते पर बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ना सिर्फ हमारी कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, बल्कि वो एक ऐसा सेक्टर भी है जो जीडीपी में अगर हम देखें जिस लिहाज से वो रॉ एक्सपोर्टर जितने भी आइटम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं। तो जब हम इस सेक्टर में इतने अच्छे हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री से ना खरीदें। हम जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो उसके लिए कुछ टेक्निक हम दूसरी कंट्री से ले सकते हैं। उस तकनीक के इस्तेमाल से हम क्या करें, उन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री की लैंड पर ही, ताकि हम दूसरे कंट्री पर ज़्यादा डिपेंड ना हो परचेज करने के रिगार्डिंग या इंपोर्ट करने के रिगार्डिंग। तो इस लिहाज से क्या करना, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना या वी कैन से इंडिपेंडेंट बनाना। ओके, क्योंकि अगर सेल्फ रिलायंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होगा कि एक्चुअल में इंपोर्ट हम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे और जो भी इकोनॉमी है वो सारी चीज़ें अपने आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन हमारी डिमांड्स तो हैं, डिज़ायर तो हैं, हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारे पास मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिससे हम एक्चुअल में वो चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं, एडवर्टाइज करी जाती है, प्रमोट करी जाती है, जो ना सिर्फ हमारी कंट्री की है, मतलब MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो एक्चुअल में क्या है, ये वेबसाइट्स हैं जो हमें क्या करेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, उन सारी चीज़ों को परचेज
करें। क्यों हम परचेस करें? क्योंकि हमें ज़रूरत है, बट वो ज़रूरत हमारी डोमेस्टिक कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। ओके, अब हमें लगता है कि हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, हमने अमेजन से ऑर्डर कर दिया, हमने स्नैपडील से ऑर्डर कर दिया, तो हमने इम्पोर्ट नहीं करी। बट आपको वो कंपनी क्या कर रही है, वो डिफरेंट MNC से, डिफरेंट वैकेंसी कंट्री से क्या कर रही है, परचेस कर रही है, फिर आप तक वो चीज़ें ट्रांसमिट करी जा रही है। तो इनडायरेक्टली तो आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना। वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी कंट्री, आपकी डोमेस्टिक फर्म्स क्या नहीं कर पा रही, आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, और ये बहुत बड़ी कंसर्न है। और इसी कंसर्न के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा कि नहीं, हमने अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना है, जितना बना सकते हैं उतना हमें आत्मनिर्भर बनना है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट सेल्फ रिलायंस के अलावा एक और ऑब्जेक्टिव जो 5 ईयर प्लान्स के रिस्पेक्ट में था, एक विजन की फॉर्म में, वो था इक्विटी इंश्योर करना। ये एक बहुत ही मैं कहूँगी एक ऐसा पहलू है या एक ऐसा फिनोमिना है जो बहुत ज़रूरी है अप्लाई होना, इम्प्लीमेंट होना इकोनॉमी के अंदर, जहाँ बात आती है इक्वालिटी की, कि जो भी वैकेंसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी फ़ायदे हो रहे हैं, उसका जनरली जो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट वी कैन से लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक क्लास और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी तक वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी का मतलब हम दो चीज़ों में, दो सेंस में समझ सकते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जो पहला हमने अभी गोल डिस्कस करा था इस वीडियो के अंदर, तो हम ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब कि हमें सारे सेक्टर्स को इक्वली इंप्रूव करना है, बिकॉज वी नो वेरी वेल that each and every sector is directly or indirectly depend on one another, एक दूसरे पर डिपेंड है। ओके, डिपेंड करता है कि अगर हम टर्शियरी सेक्टर को चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो, तो वो जब भी इंक्रीज होगा जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर एक अच्छी पोजीशन में होगा, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होगा। तो ग्रोथ इन टर्म्स इक्वालिटी बेसिस पर कि सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किसी पर हम बहुत ज़्यादा वी कैन से फोकस नहीं कर रहे, मतलब किसी को तो हमने बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, इंपॉर्टेंस या अटेंशन पे कर रहे हैं, और कोई जनरली क्या है किसी पर हम बहुत लीस्ट अटेंशन पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम इक्वल ग्रोथ नहीं अचीव कर पाएंगे। जो GDP है वो सारे सेक्टर्स की हम अच्छे फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ओके, ऑन दी अदर हैंड इक्वालिटी और इक्विटी का मतलब ये भी है कि जब हम कोई भी पॉलिसी की बात करते हैं, कोई भी योजना बनी, कोई भी नीति बनी या कोई भी प्रोग्राम बना, तो उसका बेनिफिट कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोगों को नहीं मिल रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वी कैन से कम्युनिटी है जिसके वेलफेयर के लिए या जिसको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई भी वी कैन से कह सकते हैं विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इक्वल बेसिस पर होना चाहिए। ओके, बिकॉज हम कंट्री की बात कर रहे हैं, हम एक रीजन को ग्रो करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कंट्री डेवलप जब कहलाएगी कि जब हम इक्वल बेसिस पर हमारे शहर, हमारे गांव इक्वली डेवलप्ड होंगे, तभी हम क्या कहलाएंगे, एक वी कैन से डेवलप्ड इकोनॉमी कहला सकते हैं। सो इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी किस पर फोकस करती है, यहाँ पर मैं ये लाइन आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। इट फोकसेज ऑन इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव दैट बेसिक नीड, कि इक्वालिटी के हर किसी के पास कहीं ना कहीं जो अमूमन या बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है। ये जो ज़रूरतें हैं ये हर इंसान को मिलनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हर एक बंदे की सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यस इक्वली हम ग्रो कर रहे हैं, इक्वली हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। तो एक्चुअल में ये 4 मेन गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के पीछे। याद रखते हैं कौन कौन से, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ओके, आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो AMU बोर्ड की बात करें, CBSE बोर्ड की बात करें, हर मतलब डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है और बहुत इजी भी है इसको समझना। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट ज़रूर करिए। जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ अपने माइंड में ना रखें कोई भी, क्योंकि जब आप एक चीज़ क्लियर नहीं करते तो फिर कन्फ्यूजन और बढ़ता चला जाता है, और जब ये चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब प्रीवियस पॉइंट, तो आगे जब हम सब्सिक्वेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें भी मुश्किल हो सकती है। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, जो कोई भी डाउट है, ना सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी आपका इस वी कैन से स्पेसिफिक जो आपकी 12th कॉमर्स है, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।